नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अध्याय नंबर 8 जिसका नाम है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो है मैक्सवेल के समीकरण। तो आज के इस वीडियो में अपन मैक्सवेल के समीकरण जानेंगे कि मैक्सवेल के समीकरण क्या हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसे आप मिस मत करना, इसे ज़रूर से याद कर लेना, ठीक है। तो मैक्सवेल के समीकरण क्या होते हैं जानेंगे इस वीडियो में। मैक्सवेल के समीकरण वैज्ञानिक मैक्सवेल ने क्या किया, जो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से संबंधित नियमों को, यानी अपन ने पहले चैप्टर में गाउस का नियम पढ़ा था विद्युत क्षेत्र से संबंधित, और अपन ने चुंबकत्व संबंधित गाउस का नियम पढ़ा था, फैराडे के नियम पढ़े थे और 1 एम्पीयर परिपथी नियम पढ़ा था। उन सभी नियमों को एक गणितीय रूप में स्थापित किया, इसीलिए इन नियमों को मैक्सवेल के समीकरण कहते हैं। तो ये समीकरण कुछ निम्न प्रकार है। पहला है विद्युत से संबंधित गॉस, इसको अपन गाउस भी बोलते हैं, गाउस का नियम है। अब इससे संबंधित ये गाउस का नियम क्या कहता है, तो ध्यान समझना। हमने चैप्टर नंबर 1 में गाउस का नियम पढ़ा था, और गाउस का नियम ये कहता है कि किसी भी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान फाई ई का मान, निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान जो होता है, इसके अंदर उपस्थित कुल आवेश यानी सिग्मा क्यू और एप्सिलॉन नॉट का अनुपात होता है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि 1/एप्सिलॉन नॉट का गुना होता है। तो यही विद्युत संबंधी गॉस का जो नियम है, तो सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया विद्युत संबंधी गाउस का नियम। तो ये मैक्सवेल ने बताया। और इसके अलावा ध्यान देना कि ये तो गाउस के नियम से होता है। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फाई ई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो मैक्सवेल ने क्या किया, दोनों को एकजुट कर दिया, दोनों को बराबर में रख दिया कि फाई ई बराबर भी यही है और फाई ई बराबर भी यही है। तो इसने क्या किया, दोनों को एक साथ रख दिया और एक व्यापक नियम बनाया जिसे मैक्सवेल का प्रथम समीकरण कहा गया। तो मैक्सवेल का प्रथम समीकरण क्या है देखते हैं आगे। तो इस तरीके से ये और दोनों को अपन ने बराबर कर दिया, तो यही क्या कहलाता है, मैक्सवेल का प्रथम समीकरण कहलाता है। मैक्सवेल का कौन सा कहलाता है, ये गलत लिखा हुआ, प्रथम समीकरण कहलाता है। तो ये मैक्सवेल का प्रथम समीकरण हो गया, मैक्सवेल का प्रथम समीकरण। अब चलते हैं अपन मैक्सवेल के दूसरे समीकरण की ओर, जो कि चुंबकत्व से संबंधित है। तो चुंबकत्व से संबंधित भी एक गाउस का नियम होता है, उसमें भी अपन बंद पृष्ठ से निर्गत कुल चुंबकीय फ्लक्स की बात करते हैं। तो कभी भी कोई भी बंद पृष्ठ जो होता है, अगर उसके अंदर अगर कोई चुंबक रखा हुआ है तो उससे क्या होगी, बल रेखा निकलेगी और वापस प्रवेश भी करेगी, इसलिए क्या होता है, इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स का मान शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। तो चुंबकत्व संबंधी गाउस का नियम जो है वो ये है कि क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर बराबर 0 होता है। यही मैक्सवेल का दूसरा समीकरण कहलाता है। यानी और इससे एक बात ये भी स्पष्ट होती है कि चुंबक का कोई भी एकल ध्रुव अस्तित्व नहीं होता। यानी मैं लिख देता हूँ, चुंबक का एकल ध्रुव अस्तित्व में नहीं है। तो इससे ये बात भी स्पष्ट होती है कि चुंबक का कोई भी एकल ध्रुव अस्तित्व में नहीं होती है। अगर एकल ध्रुव होता तो ये फ्लक्स, ये जो क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ये 0 नहीं होता। लेकिन चुंबक का कभी भी एकल ध्रुव नहीं हो सकता, उसके 2 ध्रुव होते हैं। अगर आप एक चुंबक को कितना भी तोड़ दो, वो तुरंत अपना अपोजिट पोल यानी ध्रुव बना ही लेता है। तो यह है चुंबकत्व संबंधी गाउस का नियम है, क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर बराबर 0। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। और इसके अंदर जो ए है वो क्षेत्रफल को बता रहा है और बी चुंबकीय क्षेत्र को बता रहा है, और ये गाउस के नियम से सिद्ध किया है। चलते हैं मैक्सवेल के तीसरे समीकरण की ओर, जो कि फैराडे के नियम से दिया गया है। फैराडे के नियम को इसमें जोड़ा गया है। तो फैराडे के नियम से हम जानते हैं कि फैराडे का जो नियम होता है वो ये कहता है कि किसी बंद परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण
उस परिपथ से वृद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यदि प्रेरित विद्युत भाग बल को अपन स्मॉल ई से या फिर इसको अपन इससे भी लिखते हैं, चुंबकीय फ्लक्स फाई भी हो, तो ये नियम ये कहता है कि प्रेरित विद्युत भाग बल ई, आप इसको ई ऐसे लिखो, ई लिख दो, माइनस डी फाई बी बटा डी टी होता है। फैराडे का दूसरा नियम यही कहता है कि माइनस का डी फाई बी बटा डी टी होता है। किसी भी चुंबकीय फ्लक्स में अगर परिवर्तन का ऋणात्मक जो मान होता है वो प्रेरित विद्युत भाग बल के बराबर होता है, यानी ई बराबर माइनस का डी फाई बी बटा डी टी होता है। इसके अलावा अगर परिपथ की सीमा रेखा से बिंदु तक की लंबाई dl तथा विद्युत क्षेत्र E हो, तब प्रेरित विद्युत भाग बल क्या होगा, यानी यहाँ पर अपन विभव प्रवणता का सूत्र काम में लेते हैं। विभव प्रवणता का सूत्र काम में लेते हैं, और विभव प्रवणता का सूत्र क्या होता है कि हम लिखें E बराबर होता है dv बटा dr। क्या होता है dv बटा dr, तो अपन इसको dv लिख रहे हैं, इसको अपन क्या कर देते हैं और dr लिख रहे हैं, इसको dl लिख देते हैं। तो E का गुणा dl से करेंगे तो dv बराबर क्या हो जाएगा, E dl। ये समझाने के लिए आपको याद ये रखना है ये आया कैसे, dv बराबर क्या हो जाता है, E dl हो जाता है। तो dv बराबर E dl हो गया, और हम जानते हैं कि विभवांतर जो होता है वो ही प्रेरित विद्युत भाग बल होता है। तो अपन इसकी जगह क्या लिख देंगे, dv की जगह de लिख देंगे, तो ये हो जाएगा E dl हो जाएगा। अगर इसका समाकलन कर देंगे तो d क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है, डी ई हो जाएगा। और बाकी बंद पद के लिए कर रहे हैं तो इसका समाकलन का निशान लग के ये हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके अंदर समीकरण नंबर 1 के अंदर वापस से ई का मान रखेंगे, और ई का मान रखेंगे तो क्या होगा, हमें मैक्सवेल का तीसरा समीकरण मिल जाएगा कि क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर माइनस डी फाई बी बटा डी टी, यही मैक्सवेल का तीसरा समीकरण है। यही क्या है, मैक्सवेल का तीसरा समीकरण है। चलते हैं मैक्सवेल के चौथे समीकरण की ओर। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट समीकरण की ओर। नेक्स्ट समीकरण एम्पियर मैक्सवेल नियम से जाना जाता है। एम्पियर मैक्सवेल नियम क्या है, देखिए, मैक्सवेल और एम्पियर ने दोनों के मिक्स नियम को यहाँ पर एम्पियर मैक्सवेल का नियम बोला गया है। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस परिपथ पर उपस्थित कुल धारा जो होती है वो चालन धारा और विस्थापन धारा का योग होती है का एप्सिलॉन नॉट गुना होती है। यदि परिपथ का चुंबकीय क्षेत्र बी हो, लघु दूरी dl हो, चालन धारा IC और विस्थापन धारा ID हो, तो ये नियम ये हो जाएगा कि क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर म्यू नॉट IC प्लस ID होता है। क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर म्यू नॉट IC प्लस ID होता है। यहाँ पर जो IC है वो तो चालन धारा है, और ID जो है वो विस्थापन धारा है, और विस्थापन धारा का सूत्र हम जानते हैं कि विस्थापन धारा जो होती है ID बराबर एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटा डी टी होती है, डी फाई बटा डी टी होती है। तो इस तरीके से अपन यहाँ पर मान रख भी सकते हैं। तो ये मैक्सवेल का कौन सा समीकरण हो जाता है, चतुर्थ समीकरण हो जाता है। तो इस तरीके से अपन ने मैक्सवेल के चारों समीकरण जान लिए। मैक्सवेल के चारों समीकरण क्या होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा। तो एक बार अपन वापस से रफ आइडिया ले लेते हैं इसका। हमने पहला नियम गाउस के नियम से दिया, किससे दिया, गाउस के नियम से पहला नियम अपन ने दिया, गाउस के नियम से और विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। तो वो क्या आया, वो आया क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। जो दूसरा जो आया वो दूसरा आया गाउस के नियम से, चुंबकत्व के गाउस के नियम से, क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर जो होता है वो dl वेक्टर या da वेक्टर लिखेंगे क्योंकि क्षेत्रफल होता है वो शून्य के बराबर होता है। और तीसरा आया यहाँ पर फैराडे के नियम से। फैराडे के नियम में क्या हुआ कि जो प्रेरित विद्युत भाग बल होता है, यानी अपन यहाँ पे लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर यहाँ पे होता है माइनस का डी फाई ई बटा डी टी। और चौथा जो है एम्पियर मैक्सवेल के नियम से आया, और वो आया यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर म्यू नॉट IC प्लस ID। इस तरीके से
मैक्सवेल के चारों समीकरण यहाँ पर एक साथ मैंने लिख दिए हैं, तो परीक्षा में अगर पूछा जाए तो आपको इन चारों समीकरणों को लिख के आना है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये याद भी हो जाएगा। ऐसे ही और वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा मैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें। आपका ये सपोर्ट मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा और मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।